Hi friends, welcome on Yourpedia, and this is the video related to the post of assistant officer in environment management domain in NTPC. NTPC ने environment management से related कुछ positions declare की हैं जो बहुत अच्छी opportunity है सारे professionals के लिए जो environment से related हैं, जैसे environment engineering, environmental management, environmental science, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप ये भी जानते हैं दैट योरपीडिया इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी करियर विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, चाहे वो जॉब्स हैं जैसे एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का स्टेट के अंदर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पब्लिक सेक्टर के अंदर, या आप जा रहे हैं फॉर योर गेट एग्जाम और समथिंग, सो एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन करनी है, देन योरपीडिया में यू कैन कम। नाउ जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है या और कोई एग्ज़ाम है स्टेट में जहाँ पे प्रिलिमिनरी है या एमसीक्यू है, यू शुड डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। माय दिस वीडियो इज रिलेटेड टू some 40 good question, really good question with the detailed explanation of such topics which are asked in the exam. So NTPC has declared some 20 positions for assistant officer environment management, for which qualification obviously is you should be environment engineer, BTech or MTech, environment science, environment management. So these are the three domains जो आपकी background में होनी चाहिए। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट साइंस से अगर आपके पास पीजी डिग्री या यूजी डिग्री है, बीटेक और एमटेक हैं आप, एंड 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अपर एज लिमिट इज ऑल्सो देयर, आई मीन 30 ईयर्स तक आप लिख सकते हैं, एंड पे पैकेज इज क्वाइट गुड। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनवायरनमेंट प्रोफेशनल बहुत कम है हमारी कंट्री में, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपने एनवायरनमेंट डोमेन से आपके पास ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन है तो यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। अब देखो इस असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो आपका सारे का सारा ये सिलेबस है, इसमें सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो एनटीपीसी का है वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन की वो बात कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस की, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, एसिड रेन, ओजोन होल, इसकी बात कर रहा है। तो इसी में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अर्बन हीट आइलैंड्स में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो ये जितने भी 8 और 9 आपका सेक्शन है एनटीपीसी का, इसको एक तरीका करने का, रिवाइज करने का थ्रू क्वेश्चंस, और आपको बहुत से क्वेश्चन योरपीडिया पे मिलेंगे एमसीक्यूज एनटीपीसी के। आप इनको रिवाइज करो, अंडरस्टैंड करो, एंड आई एम वेरी श्योर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज लेक्चर। तो 40 गुड क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कवर विद यू। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू कन्वेंशन विच इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जो सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करती है। ओजोन दो तरह का होता है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। गुड ओजोन इज इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड बैड ओजोन इज इन ट्रोपोस्फीयर। अब ओजोन से रिलेटेड दो कन्वेंशन याद रखनी है। एक कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन जो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो अगर कभी पूछे एग्जाम में कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन है, तो जो वो आपकी वियना कन्वेंशन है जो 1985 में जिसको एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और इसका मेन पर्पस था बेसिकली टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। एंड ओजोन, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन है वो एक गुड ओजोन होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अदरवाइज अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आएंगी तो ह्यूमन बीइंग स्किन कैंसर जैसी डिजीज उनको लग सकती हैं, सो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वियना में कन्वेंशन 1985 का जो कन्वेंशन था वो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड था। वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड 1985, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरा कन्वेंशन है जो ओजोन लेयर के साथ रिलेटेड है। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक वियना कन्वेंशन 1985 और अब आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो कब हुआ था? तो दैट वाज इन 1989। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन नहीं, वो था ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उससे रिलेटेड ये था। और ऐसे सब्सटेंस को हम
इसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे। देखो, एक रेफ्रिजरेंट एक टर्म होती है जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यूज होती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स उसको जानते हैं। रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक रेफ्रिजरेंट होता है जिसके अंदर क्लोरीन होती है। ओजोन को जो खाता है वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन खा जाता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन अगर हो तो ओजोन को डिप्लीट कर देता है, या मतलब उसको खा जाता है। तो जिस सब्सटेंस के अंदर भी क्लोरीन ब्रोमीन होगा उसको हमें हटाना है, उसको हमें यूज नहीं करना है, और रेफ्रिजरेंट के अंदर ये होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो 1989 में आया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो वियना कन्वेंशन था वो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, और ये ऐसे सब्सटेंस से रिलेटेड था जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उन सब्सटेंस की रिडक्शन था। तो ये बेसिकली एक ही पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग अलग है। तो आपको एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, देन यू विल गो फॉर द बेसिकली आंसर फॉर दैट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC का फुल फॉर्म पहले समझ लो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में, उसको रियो समिट बोलते हैं, रियो समिट बोलते हैं, या इसका एक और नाम है अर्थ समिट बोलते हैं। रियो या अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये पहली बार था, रियो मतलब ब्राजील के अंदर है, रियो डी जेनेरो। ये पहली बार ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड के लीडर्स रियो डी जेनेरो में इकट्ठे हुए और उन्होंने डिस्कस किया कि एक ट्रबल है जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर आ रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे पहले बात होना स्टार्ट हुई वो आपकी इस समिट के बाद। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसको कैसे एड्रेस करना है, रियो समिट में ये चीज एक बॉर्न हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की जो टर्म थी वो सबसे पहले यहां पे बात हुई। अब रियो की समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन ने करवाई थी। यूनाइटेड नेशन ने 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट करवाई और वो थी क्लाइमेट चेंज पे। तो ये देखो, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन ने पहली बार क्लाइमेट चेंज के ऊपर समिट कब करवाई? रियो डी जेनेरो। वहां से एक फ्रेमवर्क क्या निकल के आया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस फ्रेमवर्क का काम था कि आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी डिस्कशन होगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो ये फ्रेमवर्क करवाएगा। और अब आप जानते हैं एक टर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 27, 28, 29, इसकी बात अब हम लोग कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज करवाता है। अब क्वेश्चन है मेन एम इसका क्या है? तो इसका मेन एम है ग्रीन हाउस गैसेज को बेसिकली स्टेबलाइज करना, ग्रीन हाउस गैसेज को स्टेबलाइज करना। तो फ्रेंड्स, इसको समझते जाओ, सुनते जाओ, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और ग्रीन हाउस गैसेज में भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा बता चुका हूं कि ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर मीथेन आता है, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड आता है, NO2 वगैरह आता है, फिर आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह आते हैं, और भी बहुत सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज का पार्ट होती हैं। तो ये मीथेन वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह सारा उसका पार्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड फ्रेंड्स दो आपने डेट याद रखनी है। एक, जब वो अडॉप्ट किया गया था, दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, और फोर्स में कब आया? 2005 में आया। और इसकी जो टाइम लाइन थी कब इसको इंप्लीमेंट करना था, वो 8 से 12 के बीच में था, जिसमें हमें इसके टारगेट्स को कंप्लीट करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो आपका बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसको क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें पहली बार डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कुछ टारगेट्स दिए गए थे ग्रीन हाउस गैसेज को एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। दैट वाज लीगली सैंक्शनड टारगेट्स ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह। डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कुछ नहीं बोला था। क्योटो प्रोटोकॉल ने डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़ दिया था, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बोला। उसका रीजन ये था कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला तब से लेके आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी ने ग्लोबल वार्मिंग किया है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ज्यादा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया कि तुम भाई साहब अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करो।
ये जो था क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट था। तो डेट्स आपने याद रख ली, 1997 अडॉप्ट किया गया, 2005 में फोर्स में आया, 8 से 12 तक इसको अपना टारगेट कंप्लीट करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, एयर पोल्यूटेंट फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पहले समझ लो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो है जो एक्चुअल सोर्स से निकल के आता है, फर्स्ट हैंड, मतलब निकल के आया सोर्स से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकल गया, इंजन से निकला। या जैसे आपका SOx NOx कहां से निकला, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जो भी NOx SOx कहां से निकला, आपका ऑटोमोबाइल या पावर प्लांट से निकला। स्मोक कहां से निकला, चिमनी से निकला। ये प्राइमरी। और अगर मेरे को प्राइमरी को कंट्रोल करना है पोल्यूटेंट को, तो आसान है, क्योंकि मैं पॉल्यूशन का जो सोर्स है उसको मैं क्लोज कर दूंगा और आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट बंद हो जाएगा। इजी टू कंट्रोल होता है ये। सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है, सेकेंडरी बनता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक जो धुआं निकलता है चिमनी से, फॉग जो कंडेंस्ड वाटर वेपर होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो स्मोक बनती है। जो लंदन स्मोक सबसे ज़्यादा आपकी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, जो 1950s में हुआ था। लंदन स्मोक अभी भी होता है, काफ़ी लोग मरे थे उसमें। तो स्मोक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट कितने होते हैं, तो आंसर आया 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। भाई साहब नाम याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड को NOx SOx बोलते हैं। NOx SOx NOx, कार्बन डाइऑक्साइड SOx NOx, ऑर्गेनिक कंपाउंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर PM। मैंने आपको बताया था PM 2.5, PM 5, PM 10, ये माइक्रोन मीटर में इसका साइज। PM 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकुलेट मैटर। ये सारे के सारे प्राइमरी आपके पोल्यूटेंट हैं। अब चलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरफ। तो बताइए सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट का केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेगा। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपके केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट में केमिकल रिएक्शन होता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, 2 एग्जांपल दूंगा। अगर आप स्मोक प्लस वाटर कर दो तो आपका स्मोक बन जाएगा, इनफैक्ट फॉग। अगर आप SOx या NOx को वाटर के साथ जोड़ दो तो आपका HNO3 H2SO4 ये एसिड रेन बन जाएगा। तो एसिड रेन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। स्मोक क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। स्मोक क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट आफ्टर केमिकल रिएक्शन सेकेंडरी पोल्यूटेंट। बहुत आसान, नॉट अ डिफिकल्ट, बट सेकेंडरी पोल्यूटेंट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ये समझ लो आप। विच इज कलरलेस ऑर्डरलेस टॉक्सिक गैस। ना उसका कलर, ना उसका ऑर्डर, ना उसकी स्मेल। वो कौन सी गैस है जो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये ह्यूमन बीइंग के लंग्स को हैम्पर करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ह्यूमन बीइंग के लंग्स को डायरेक्टली अटैक करती है, लंग्स पे अटैक करती है एंड डेंजरस होती है। ये काफ़ी डेंजरस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी डेंजरस नहीं होती, बट कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो इसकी स्मेल होती है, ना इसका कोई कलर होता है। तो ये ना कलर ना स्मेल, ये डेंजरस गैस होती है। व्हीकल एग्जॉस्ट में से निकलती है। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि कंबस्शन के लिए यू नीड फ्यूल एंड यू नीड ऑक्सीजन। व्हेन लेस ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड, जब कंबस्शन के लिए कंबस्शन चैम्बर में ऑक्सीजन कम सप्लाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो इनकम्प्लीट कंबस्शन का एग्जांपल है। और कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बनती है। तो जो भी गैस, जो भी आपको गाड़ी जिसमें काला धुआं नजर आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड या वो बेसिकली कार्बन पार्टिकल होते हैं। डीजल में ज़्यादा दिखता है बिकॉज डीजल के इंजन के अंदर कंप्रेशन इग्निशन होता है, स्पार्क इग्निशन नहीं होता। तो ऑब्वियसली कार्बन आपका बाहर निकल जाता है एग्जॉस्ट के साथ, वो काला धुआं दिखता है आपको। लेकिन काला धुआं है और वो डेंजरस है, ऐसा नहीं। डेंजरस ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो काला धुआं नहीं होता, उसका कलर नहीं होता। सूट जो होता है एनवायरनमेंट में, वो कौन प्रोड्यूस करता है? सूट। सूट टर्म है क्या? सूट है भाई साहब पार्टिकुलेट मैटर, उसी को सूट बोलते हैं। डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर,
तो ये जो आपका सूट होता है जैसे पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये आपका होता है जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल का साइज PM 2.5, ये है आपका सूट या आपका स्मोक 2.5 साइज, जो आपके स्मोक के अंदर पार्टिकल होते हैं उनका साइज, तो वो आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर 10 के आसपास आप उसको बोल सकते हैं। एरोसोल क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए एरोसोल क्या चीज है, व्हाट इज एरोसोल और उसका क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर उनको एरोसोल बोला जाता है, जर्नल टर्म है। जो पार्टिकल एयर के अंदर स्प्रेड होते हैं उनको एरोसोल बोला जाता है। आपने डिओड्रेंट यूज किया है, आपने सैनिटाइजर यूज किया है जिसमें से वो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, वही है एरोसोल। आप स्नीजिंग करते हैं, छींक मारते हैं, जो पार्टिकल निकलते हैं, यू अंडरस्टैंड, स्मॉल पार्टिकल्स जो आपके होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स, तो जो निकलते हैं उनको एरोसोल बोला जाता है। स्प्रे, प्रेशराइज्ड केन से जो स्प्रे निकलता है दैट इज एरोसोल। स्मोक क्या होती है बताइए, स्मोक जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, प्राइमरी या सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। तो स्मोक जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल है, क्योंकि स्मोक प्लस फॉग को आप स्मोक बोलते हो, राइट। एरोसोल जब वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आते हैं तो फॉग बनाते हैं वो, और एरोसोल जो है उसका एक जनरल टर्म है। ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या है, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, और उसका मेन रीजन है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। याद कर लेना, क्लोरीन एंड ब्रोमीन उसका मेन रीजन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो इसको डिप्लीट करते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1992 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो आपका ओजोन लेयर को डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से बचाता है। तो हमने डिस्कस किया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ओजोन लेयर को खा जाता है, मैंने आपको बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे हेलोजन हैं, ये सारे के सारे आपके हेलोजन हैं या हेलोन्स हैं, जो ब्रोमीन और क्लोरीन जिनके अंदर होता है। तो हेलोन्स के अंदर ब्रोमीन होता है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली इसको, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है और हेलोन्स में ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन इज मोर डेंजरस देन क्लोरीन। ब्रोमीन जो हेलोन्स के अंदर होता है इज मोर डेंजरस और डिप्लीटिंग, ये ज्यादा डिप्लीटिंग होता है देन क्लोरीन। और क्लोरीन किस में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। फॉर ओजोन, ओजोन के लिए ज्यादा डेंजरस कौन सा है, क्लोरीन या ब्रोमीन? आंसर इज ब्रोमीन। ब्रोमीन किस में होता है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में या हेलोन्स में? आंसर इज हेलोन। तो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। स्किन कैंसर का मेन रीजन क्या है, स्किन कैंसर का मेन रीजन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो सोलर रेडिएशन होती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन है वो हमें हार्म करती हैं। ओके, सो अब अगर मैं बताऊं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जब सोलर रेडिएशन आती है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, यहां स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पड़ा होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देता है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिर इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन बन जाती हैं। इन इंफ्रारेड रेडिएशन को फिर ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर लेती हैं और ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा आपका सिचुएशन होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। इनमें से कौन सी ऐसी गैसेज हैं ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती हैं? तो देखिए, सारी जो गैसेज हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग की ही गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह करती हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और भी गैसेज हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो 75% जो सोलर एनर्जी है, मैंने आपको बताया, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में दोबारा से एटमॉस्फेयर में फेंक दी जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ग्रीन हाउस गैसेज उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है
जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। फुल फॉर्म क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको इसका बताया इसका फुल फॉर्म है क्या और इसका पर्पस क्या है। और इसका मेन पर्पस है कंट्रोल करना ग्रीन हाउस गैसेस को। ग्लोबल वार्मिंग का रेट कौन मेजर करता है? ऐसा कौन सा प्रोफेशनल है जो ग्लोबल वार्मिंग के रेट को मेजर करता है? तो एक टर्म है क्लाइमेटोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को मेजर करते हैं, और एज पर क्लाइमेटोलॉजिस्ट ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। अब आप जानते हैं 2024 हैज़ बीन द हॉटेस्ट ईयर। अर्लियर हॉटेस्ट ईयर वाज 2023, देन बिफोर दैट 2022। तो एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, and as per Paris agreement the global average temperature should not be allowed to go beyond 2 degree centigrade in any case, but 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखने की ट्राई करनी चाहिए। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स टेक प्लेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? ऑब्वियसली रेनफॉल। देखो यू कैन इजीली एलिमिनेट ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, चेंज इन रेनफॉल, मेंटेनिंग द स्टडी टेम्परेचर, प्लीजेंट एनवायरमेंट तो हो नहीं सकता, यू कैन एलिमिनेट इट। स्टडी टेम्परेचर भी नहीं होता बिकॉज टेम्परेचर इज राइजिंग, सो ए कैन बी एलिमिनेटेड, सी कैन बी एलिमिनेटेड। लेस पोल्यूशन, ऐसा पोल्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है। तो चेंज इन रेनफॉल, यस। वेदर पैटर्न चेंजेस, आपने ला नीनो, अल नीनो टर्म सुना होगा, एंड इंडियन मॉनसून पैटर्न ऑल्सो गेट्स चेंज्ड। तो ला नीनो, अल नीनो, दीज आर द पैटर्न्स विच आर रिलेटेड टू दिस। Which of the following will cause the global warming? Now, what is the radiative forcing? समझो इसको radiative forcing है क्या? Radiative forcing is a measure of that influence of climate factor that has an amount of downward directed radiant energy. So, basically the radiant energy, the energy of the solar energy which reaches the earth, then it gets trapped. सो अगर वो ट्रैप ना हो तो एक बैलेंस बना हुआ है, कितनी सोलर एनर्जी अर्थ पे आएगी, कितनी बाहर चली जाएगी, एंड लाइफ ऑन अर्थ विल बी सस्टेन्ड। बट अगर वो चेंज हो जाए, चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज देर आर ट्रैपिंग गैसेज, द गैसेज विच ट्रैप द सोलर रेडिएशन व्हेन इट इज इन इंफ्रारेड रेंज, एंड दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। एंड ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है? डिफॉरेस्टेशन। नाउ फॉरेस्ट विल कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर द सिंक, लेकिन आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, ऑल दीज आर द रीजंस, एंड देन दिस बेसिकली थिंग विल चेंज। हाउ ह्यूमन एक्टिविटी हैज इन्फ्लुएंस्ड द ग्लोबल वार्मिंग? So radiative balance is due to human activity only. As I told you, radiative balance is getting changed. So human activity is changing the global surface temperature by changing the radiative balance, which is governing earth on various time scales. So greenhouse gases eventually impact the environment. So radiative balancing is a part of that. So how land use cause global warming? Whenever there is a land use, I give you a small example of that. Surface reflectance, right? Now let me give you surface reflectance example. Suppose the earth surface has trees, there are trees, right? There are trees, and on the other side there are big buildings, concrete jungle. Big building, big cities, concrete jungle. Now tell me, where will carbon dioxide be more? This carbon dioxide will be consumed. The forest or trees are sink. अगर मैं building बना दूंगा, if I cut the forest and I make building,
अगर मैं फॉरेस्ट को कट करके बिल्डिंग बना दूंगा तो रिफ्लेक्टेंस विल चेंज, सोलर रेडिएशन विल कम, और वो कंक्रीट के जंगल हैं, रिफ्लेक्टिव मिरर है, ह्यूमन मेड मेटल्स हैं, तो ये शहर जो होंगे वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्वियसली शहर गर्म होंगे। गांव में जहाँ फॉरेस्ट है वो आपका एरिया नेचुरली ज़्यादा अच्छा होगा, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस रिफ्लेक्टेंस। विच गैस इज इंपॉर्टेंट? सोलर एनर्जी ट्रैपिंग गैस, इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर आई मीन इट इज नॉट दैट मोस्ट पोटेंट हीट ट्रैपिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा 200 टाइम्स मोर पोटेंट, बट द अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन इज वेरी लेस. The amount of carbon dioxide is very high. Why? Because carbon dioxide is released whenever you burn fossil fuel, whenever you cut trees. So carbon dioxide का content is more, and that is the reason the effect of carbon dioxide in global warming is the maximum, though the potential is less. The potential is lesser than nitrous oxide and methane. IPCC का full form बताओ? Inter-Government Panel on Climate Change. Right? Inter-Government Panel on Climate Change. So what will be the average temperature rise? So that is what it is checking. So IPCC is also important term which you should know. So there is a carbon dioxide equivalent. So whenever Kyoto Protocol says, I told you Kyoto Protocol ने reduction target की बात की. Kyoto Protocol talked about 1997 में we adopted it. It came into force in 2005 and it kept reduction target on developed countries. The countries which are developed nations, उनके ऊपर एक target रखा गया. One target was kept on developed nations for carbon emission reduction target, and that reduction target was in terms of carbon dioxide equivalent. So remember this term, how much carbon you will sink or reduce. America will reduce this much of carbon what? Equivalent of carbon dioxide. So that was the target which was kept. आप इतने equivalent carbon dioxide को reduce करोगे, sink करोगे. That is how it was decided, it was kept. This was Kyoto Protocol. Industrialized countries like America were to reduce the emission of carbon dioxide by 5% below 1990 level, and the range was 2008 to 12. Kyoto Protocol का जो टाइमलाइन था जिसमें उसको टारगेट को मीट करना था, that was 2008-2012. So different countries were given different target. European Union 8%, Japan 5%. Right? So we know it came into force in 2005. This we already discussed. So it came into force in 2005. It was adopted in 1997. Adopted in 1997, but it came into force in 2005. First commitment period was 2008 to 2012. 2008 से लेके 2012 तक फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था. Then it was given extension, and that extension also got expired in 2020. Now we are talking about Paris Agreement, and we are talking about Agenda 2030. Paris Agreement, Agenda 2030, and Sustainable Development Goals. We are talking about Sustainable Development Goals. Montreal Protocol कब आया था? We have already discussed. It came into force in 1989. What are substances present in ozone layer, depleting substance controlled by Montreal Protocol? Chlorine or bromine? So answer should be A.
बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डज नॉट टॉक अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड. सो ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट chlorine bromine. Bromine is more potential, but nitrous oxide is also one of the substance, but it does not talk about nitrous oxide. So Montreal protocol does not talk about nitrous oxide, it talks about chlorine bromine. Hydrofluorocarbon, why this substance does not harm ozone layer? Hydrofluorocarbon does not harm ozone layer. Why? Because they do not contain the chlorine. तो याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोन ये दो मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं. इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ब्रोमीन होता है, और ब्रोमीन इज मोर पोटेंशियल इज मोर ऑफ डिप्लीटिंग ऑक्सीजन दिस ओजोन. तो फ्लोरोक्लोरोकार्बन ये भी रेफ्रिजरेंट है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सॉरी, इसके अंदर भी आपका ये रेफ्रिजरेंट है, लेकिन इसके अंदर क्लोरीन नहीं होता. क्लोरीन प्लस ओजोन, सो क्लोरीन विल डिप्लीट ओजोन. ओजोन कैसे बनती है? ओजोन इज फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन से O plus O2 will give you O3, that is in stratosphere. उसका रिवर्स कर दें तो क्लोरीन उसको खा जाती है, क्लोरीन उसमें से ऑक्सीजन निकाल देती है. तो ओजोन, बट ओजोन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना. ऑब्वियसली बिकॉज 1992 में अर्थ समिट हुआ था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल केम and it talked about greenhouse gases and told the industrially developed countries to reduce the emission of greenhouse gases by 5% compared to particular level. What are two acids which are formed when tiny droplet of water in the clouds get reacted with gases? Sulfuric acid and nitric acid. SOX, NOx. I told you that SOX and NOx कहाँ से निकलता है? ये इंडस्ट्री से निकलता है, ये पावर प्लांट से निकलता है, ऑटोमोबाइल से निकलता है. प्लस वाटर विल गिव यू HNO3 H2SO4. ये दो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, these are called acid rains. Acid rain, secondary pollutant, primary pollutant, secondary and primary pollutant. So these are acid rains. SOX, NOx, remember that. Entire process is explained. Okay, what is the way to prevent acid rain? What can we do? I told you secondary pollutant को prevent करना, secondary pollutant को रोकना is difficult. So why not control the primary pollutant? Decrease the emission of NOx, SOX, SOX, NOx, NOx. इसके pollution को reduce कर दो, decrease the emission. And decrease कैसे करना है? ये कहाँ से निकलता है? It comes from the power plant, from the industries, from the fossil fuel burning, automobile. So one of the ways to protect is इन दोनों को रोक दो. Primary pollutant, it can be controlled. You can control primary pollutant. But because the moment acid rain is formed, उसको control करना, then it is difficult. Why the color of Taj Mahal is becoming yellowish? What is the reason for that? Why color of the buildings, white buildings is becoming yellowish? Not only Taj Mahal में आप जानते हैं white marble use हुआ है,
and that is the beauty of Taj Mahal. The white marble is used in Taj Mahal, that is the beauty of it, but now it is becoming yellowish. Not only in Taj Mahal but even in UK, in Europe, there are historical buildings which are losing their color. तो वो एक एसिड रेन की वजह से होता है, जिसके अंदर आपके एसिड्स होते हैं. Acid will corrode the material which is used for these buildings. 0 से 14 का स्केल होता है. The pH scale is from 0 to 14. 0 most acidic, 14 is most alkaline. Most acidic is 0. And potable water, drinkable water का जो होता है pH, that is 7, neutral, neither acidic nor alkaline, that is water 7. ये देखो, acid, most acid 0, most alkaline 14 and water is 7. रेन वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है 5 के आसपास, 4.5 एसिड रेन. एसिड रेन सबसे पहले किसने यूज किया था? द पर्सन हु यूज्ड दिस टर्म एसिड रेन फर्स्ट टाइम इन 1852, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1852 में इंग्लैंड में. सो स्कॉटलैंड, ही वाज स्कॉटिश केमिस्ट. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से. वहीं पे स्मॉग, एसिड रेन, ये सारी प्रॉब्लम लंदन में आई थी. लंदन में ही सबसे ज़्यादा इश्यूज आए थे. थेम्स रिवर जो है लंदन की बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई थी एंड मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्मॉग इन लंदन. बिकॉज फॉग और स्मोक मिल गया तो स्मॉग वहाँ पे बना. Which of the following is called particulate pollutant या particulate matter? इनमें से कौन सा जो particulate matter है? Fly ash as a small suspended particle जिसका साइज pm में, particulate matter 2.5, particulate matter 5, particulate matter 10 में निकालते हैं हम. एंड these come from volcano, dust storm, forest. These are the source of particulate matter. So particulate matter comes from these sources. Which of the following agent is responsible to turn Taj Mahal into yellow color? We have discussed it. That is sulfur oxide. इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? Obviously ऑक्सीजन इज नॉट ग्रीन हाउस गैस. देखो, दो चीज हमेशा याद रखना. अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है? इज कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट गैस? आंसर इज नो. It is not air pollutant gas. Is carbon dioxide greenhouse gas? Yes. So carbon dioxide is a component of air. It is not pollution in air. It is naturally there. But when the amount of carbon dioxide increase, जब amount बढ़ जाता है तो उसकी ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से एयर को ट्रैप, वो हीट को ट्रैप करना स्टार्ट कर देता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो दिस इज ग्रीन हाउस गैस बट इट इज नॉट अ पॉल्यूटेंट. सिमिलरली ऑक्सीजन इज नॉट इवन ग्रीन हाउस गैस. तो क्या है ग्रीन हाउस गैसेज? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस. ये सारे, these all gases are greenhouse gases. Oxygen is not a greenhouse gas. You should be very meticulous in understanding this, that this is not a greenhouse gas. Methane is powerful greenhouse gas, 25 times more potent than carbon dioxide. लेकिन अमाउंट कम है इसका. वेटलैंड में मिलता है ये, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं.
CNG भी इसी को बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको डिस्कस किया, ये आपका फॉसिल फ्यूल से मिलता है। ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैन मेड केमिकल है, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग है, यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट एंड एरोसॉल प्रोपेलेंट। What is the name of the layer of earth which is closest to surface of earth? उस लेयर का नाम क्या है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मीसोस्फीयर। ये याद रख लेना। 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर, in which we get all the gases and atmosphere, oxygen and all. Aeroplane also flies in troposphere. Stratosphere 10 to 50 kilometer. Stratosphere, that is ozone is there. Then mesosphere, thermosphere, exosphere, all these things. Ionosphere is also there. So ये थोड़ी सी हायरार्की याद रख लेना, कौन से स्फीयर किस तरीके से होते हैं। Remember these hierarchies. Right? Troposphere, stratosphere. तो ozone is in stratosphere. Aeroplane flies till troposphere. Solar energy that warms earth includes visible light, infrared, comes from sun. तो sun की लाइट किस किस फॉर्म में होती है? विजिबल तो होती है, वी कैन सी दैट, अल्ट्रावायलेट भी होती है, इंफ्रारेड बन जाती है. सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, when the solar energy comes and falls on surface of earth, it is ultraviolet, and ozone 3 protects us from ultraviolet radiation. After reflection it becomes infrared, and this infrared is trapped by carbon dioxide kind of global warming producing gases, greenhouse gases, and then temperature of earth starts increasing. So this is the ultraviolet, infrared, visible light, that is the solar light on surface of earth. So the infrared radiation has a longer wavelength. Infrared radiation has longer wavelength, and this gets trapped by greenhouse gases. This only gets trapped by greenhouse gases, and there is a reason global warming is produced. So solar radiation comes, stratosphere mein there is a ozone, protects us from ultraviolet radiation. Ozone layer is in the stratosphere, you can see it is protecting us from here. Then harmful ultraviolet radiation comes, and these chlorofluorocarbons will, you know, ओजोन डिप्लीशन भी दिखाया हुआ है कैसे होता है. This all happens, right? So I think this brings us to an end of this wonderful session of 40 questions which I told you we will be doing today. And as you see, we are doing, you know, this course of assistant officer environment management for 20 vacancies of NTPC. लेकिन ये जो हम कर रहे हैं environment का, ये only NTPC के लिए नहीं है. जितना भी आप देखोगे और एग्जाम्स भी आते हैं उसके लिए भी तैयारी करो. अगर आप एनवायरनमेंट बैकग्राउंड से हैं, एनवायरनमेंट इंजीनियर हैं, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं, एनवायरनमेंट मैनेजर हैं, अगर आप कहीं पे भी एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हैं और एलिजिबल हैं इन जॉब्स के लिए, तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज एनवायरनमेंट में सो मैनी जॉब्स कम. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, then public sector, so many jobs, and even United Nations. You can go for jobs in United Nations also through higher education. Yourpedia is one of the dedicated platform. You can, you know, get services related to any kind of this environment job. Yourpedia Environment is a dedicated YouTube channel where all over these videos you can see, and other videos also related to GATE Environment Science ES paper and Engineering Services paper 1, that is objective paper, which is related to environment, and so many other such domains you can be in you can revise that. So anywhere if you are connected with your this environment science, please subscribe to Yourpedia Environment YouTube channel and get in touch with the mentors so that you can make a really good career for you. ये मेरा पहला था NTPC का क्वेश्चंस का वीडियो,
एंड सम मोर विल कम बिफोर योर एग्जाम. रिवाइज करके जाना अच्छे तरीके से, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.